मैं एक बात और इसमें कहना चाहता हूं, अगर इसमें एक के बाद दूसरा देखा जाए, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने वोट बैंक के लिए संविधान का सौदा कर लिया है और ये सौदा ही किया है। तभी तो हमने एक के बाद दूसरे उदाहरण देकर कहा कि आपने कैसे उसको अपना वोट बैंक किया, एटीएम बना के रखा, लेकिन ये जो बिल है ये अन्याय की जड़ पर प्रहार है और इस प्रहार के बाद सबको न्याय न्याय और न्याय ही मिलने वाला है। हमने कहा है कि प्रत्येक वक्फ संपत्ति रजिस्टर हो, पंजीकृत हो, उसके आंकड़े होने चाहिए और हर झगड़ा कानून के अंतर्गत हल हो, किसी डर और भय के अंतर्गत ना हो। आपको इस बात का क्यों डर है? अगर किसी को न्याय मिलता है, ट्रिब्यूनल के बाद अगर कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो आप क्यों रोकते हो? देश में हर कानून के अंतर्गत, चाहे इनकम टैक्स का हो या कोई भी हो, आप एक के बाद दूसरे कोर्ट जा सकते हो, लेकिन वक्फ में ये कानूनी रोक क्यों लगा कर रखी थी? ये बिल जो कहा गया किसी धर्म के खिलाफ, ये बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह बिल भ्रष्टाचार, धोखा और धार्मिक सामंतवाद के खिलाफ है और हम इसके खिलाफ रहेंगे। ये बात स्पष्ट है कि आस्था का विषय नहीं है। As long as Prime Minister Modi is the PM, the shops of appeasement will remain shut. This bill is not about Hindu versus Muslim. This is law versus lawlessness, Constitution versus corruption, भारत वर्सेस इंटरनल पार्टीशन। और ये पार्टीशन एक बार हो गया, अब आपके कारनामों के कारण बार बार नहीं होने देंगे। सर, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या परिस्थितियां वो थोड़ा बताना चाहता हूं। टर्की में 1923 के बाद 1924 में मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ इसको एबॉलिश कर दिया गया और वहां पे जनरल डायरेक्टरेट ऑफ फाउंडेशन बना जो रेस्टोरेशन, मेंटेनेंस और यूटिलाइजेशन वक्फ प्रॉपर्टीज का करता है और ये इसके बाद इसको लोगों की भलाई के काम के लिए पैसा लगाता है। कुवैत में भी मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ एंड इस्लामिक अफेयर्स है, ये एसेट, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, इनका सबका देखरेख करता है और मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका फायदा उठाते हैं, डिजिटलाइजेशन किया है। लेबनान में मिनिस्ट्री ऑफ एंडाउमेंट्स एंड इस्लामिक अफेयर्स है जो इसकी मैनेजमेंट और यूटिलाइजेशन को सारे को देखती है और चैरिटेबल और कम्युनिटी के काम को देखती है। सीरिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ है जहां पर एप्रोप्रिएट यूज हो, रेवेन्यू हो, चैरिटेबल पर्पस हो, उसके लिए काम किया जाता है। इराक में भी सुन्नी एंडोमेंट और शिया एंडोमेंट ऑफिस है और ये भी सीधा सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क के माध्यम से काम करता है। सऊदी अरेबिया में जनरल अथॉरिटी ऑफ वक्फ है जो इंडिपेंडेंट पब्लिक बॉडी है। सिंगापुर में MUIS जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत है, ये वक्फ मैनेजमेंट के डिजिटल सिस्टम के माध्यम से काम करता है। इंडोनेशिया में भी इंडोनेशियन वक्फ बोर्ड है जो इंश्योर करता है अच्छे काम करने के लिए, उनके भलाई के लिए। तुनिसिया में भी, इजिप्ट में भी, रशिया में भी, फ्रांस में इसी तरह पे काम किया गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पे इसके खिलाफ ही काम करते रहे। चंद लोगों के हाथ में, राहुल गांधी जी कहते हैं कि चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति है। राहुल गांधी जी सदन में नहीं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं मात्र 200 लोगों के हाथ में अपने वक्फ बोर्ड दे रखे हैं और देश की लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति उनको दे रखी है। क्या उनसे छुटकारा दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए? क्या आम मुस्लिम को उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या मुस्लिम महिलाओं को, बच्चों को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या विधवाओं को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप महिला विरोधी क्यों हैं? मुस्लिम विरोधी क्यों हैं? आप बदलाव विरोधी क्यों हैं? ये सवालों का जवाब आपको देना ही पड़ेगा।